नमस्कार दोस्तों, मैं मीना यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन प्लेनेट। हम शुरू कर चुके हैं रीट लेवल 1 की तैयारी 2022 के लिए दोबारा से। तो सबसे पहला टॉपिक आता है परिवार, और उसके हमने एक वीडियो आ चुकी है जिसमें केवल और केवल परिभाषाएं दी हुई है कि ये परिवार जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है और उसका अर्थ क्या होता है, कौन सी भाषा से लिया गया है, और उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं कि कौन सी परिभाषा किसने दी थी। जैसे कि यहाँ पे मैकाइवर वे पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा, लुइस मेयर के अनुसार परिवार की परिभाषा, किंग्सले डेविस के अनुसार, बर्गेस एमलॉक के अनुसार, ऑगबर्न और निमकोफ के अनुसार, बीसेंज और बीसेंज के अनुसार, DM मजुमदार के अनुसार, इस तरीके से ये जोन्स के अनुसार, एलियट और मेरिल के अनुसार, किस्केयर के अनुसार, और ये सभी इन परिभाषाओं का जो है कंक्लूजन निकाला हुआ है। तो यहाँ तक का हमारा उस वीडियो के अंदर हो गया था। अगर उसका वो वीडियो आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि उसका नहीं देखे तो उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। चलिए हम आगे इस टॉपिक को पूरा करते हैं। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार की विशेषताओं की। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिवार की विशेषताओं की। तो सबसे पहली भी चीज़ आती है सार्वभौमिकता। तो हम बात करेंगे कि परिवार सार्वभौमिकता। देखिए प्रश्न बनता है उसके अंदर, ये जो मैंने बिंदु बनाए हुए हैं परिवार की विशेषताओं के, ये बिंदु दिए हुए थे, निम्न में से कौन से परिवार की विशेषता नहीं है। जैसे ये टॉपिक पूरा होता है इसके जस्ट बाद आपको इससे संबंधित पेपर मतलब टेस्ट मिलेगा। टेस्ट बोले तो MCQs मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो सार्वभौमिकता सबसे पहली इसकी विशेषता है। परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है। परिवार हर समाज, हर काल, देश में परिस्थितियों में पाए जाते हैं, चाहे उनका स्वरूप कुछ भी हो। समाज का इतिहास ही परिवार का इतिहास रहा है। देखिए सार्वभौमिकता का मतलब है कि परिवार हर जगह पाया जाने वाला एक रूप है, यानी कि हर जगह पर परिवार जो है मिलता है, चाहे वो किसी भी समाज से संबंधित हो, चाहे किसी भी देश में हो। हर देश में, हर समय में, कालांतर में भी परिवार थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इनका स्वरूप समाज के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो परिवार एक सार्वभौमिक, परिवार की विशेषता है कि वो सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक इकाई है। दूसरा है भावनात्मक आधार। परिवार का जो आधार होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो व्यक्ति की भावनाएं होती है, और उन्हीं की पूर्ति के लिए ही परिवार का निर्माण होता है। भावनाओं की अगर बात करें तो भावनाओं में आता है वात्सल्य, यौन, सहयोग और सहानुभूति। यानी कि प्रेम, वात्सल्य मतलब माँ बाप का प्यार, वो भी परिवार में मिलता है। सहयोग, एक दूसरे व्यक्ति से सहयोग, और किसी भी परिस्थिति में सहानुभूति। या यौन संबंध की बात करें तो वो भी परिवारों मतलब एक परिवार के अंदर ही उसको भी मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा अगर बात करें तो मान्यता उसको प्राप्त भी नहीं है। यानी कि भावनात्मक रूप से जुड़ाव जो है वो परिवार के अंदर ही मिलता है। अब वो भावनाएं किसी भी तरीके की हो सकती हैं, यानी कि परिवार का जो आधार है वो भी व्यक्ति की भावनाएं ही है। तो परिवार का आधार व्यक्ति की वे भावनाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए उसने परिवार का निर्माण किया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अभी उन भावनाओं के अंदर वात्सल्य, यौन, सहयोग और सहानुभूति, इन सबको शामिल किया गया है। उसके बाद है सृजनात्मकता, सृजनात्मक प्रभाव। तो व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है और परिवार में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए परिवार व्यक्ति पर रचनात्मक प्रभाव डालता है। जिस प्रकार का परिवार होगा उसके व्यक्ति का विचार और दृष्टिकोण भी उसी प्रकार का होता चला जाएगा। मिट्टी के बर्तन के समान बच्चे के भविष्य का निर्माण परिवार में ही होता है। देखिए सृजनात्मकता के प्रभाव की अगर हम बात करें तो सृजनात्मकता का मतलब हो गया कि परिवार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की जो सर्जनात्मकता जो है वो परिवार के अंदर ही निकल के आती है। जिस तरीके का परिवार होगा उस परिवार के बच्चे या उस परिवार के व्यक्तियों का दृष्टिकोण और उन परिवार का विचार, ये सब भी उन्हीं के अनुसार होंगे।
कहने का मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा परिवार है तो उनके हर एक व्यक्ति को पढ़ाई के इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा। जबकि अगर हम देखें तो जो अनपढ़ परिवार होते हैं, देखे होंगे आपने भी, जिसके अभी तो चूंकि बदल चुकी है ये भावनाएं, तो परिवार जिस तरीके का होता है तो उसी के अनुसार उनके जो व्यक्ति होते हैं, उस परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, उनके दृष्टिकोण, ये सब उसी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है सीमित आकार। परिवार के अंतर्गत वही व्यक्ति आते हैं जो वास्तविक और काल्पनिक रक्त संबंध से संबंधित होते हैं, इसलिए अन्य संगठनों की अपेक्षा इसका आकार सीमित होता है। आज संतति निरोध द्वारा परिवार आकार को और सीमित बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। देखिए, सीमित आकार की बात करें तो यहाँ पर परिवार किसको कहेंगे? तो परिवार में वही व्यक्ति आते हैं जिनका किसी दूसरे व्यक्ति से रक्त संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, तो इसी किसी संबंध से संबंधित व्यक्ति ही परिवार के अंदर शामिल किए जाते हैं। किसी अन्य संगठन की अपेक्षा परिवार का जो आकार है वो सीमित होता है, क्योंकि उसके अंदर जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो सीमित होती है। लेकिन आजकल संतति निरोध द्वारा परिवार का आकार जो है उसको और भी छोटा कर दिया गया है। यानी कि अब आज की कंडीशन में देखें तो परिवार छोटा इसलिए हो गया है क्योंकि पहले के परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होती थी, जबकि आजकल 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, तो इसलिए परिवार का आकार और भी अधिक केंद्रित होता जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करें सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। तो परिवार जो है वो सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है, तो आंसर आएगा परिवार की सामाजिक संरचना जो बनती है उसका मेन जो मुख्य बिंदु है वो ही परिवार है। उसी के आधार पर सारे समाज की जो जितने भी संबंध होते हैं, सामाजिक या फिर अन्य इकाइयाँ होती हैं, उन सबका निर्माण होता है। परिवार अगर नहीं हो तो समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो परिवार के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज का छोटा रूप परिवार और परिवार का विस्तृत रूप ही समाज कहलाता है। नेक्स्ट बात करें तो सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार का आकार सीमित है लेकिन सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित है। यानी कि परिवार के हर सदस्य का कोई ना कोई उत्तरदायित्व होता है, कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। जबकि अन्य संगठन कृत्रिम है जिनमें उनके सदस्यों की जिम्मेदारी सीमित है। प्राथमिक समूह होने के नाते परिवार में उसके सदस्यों की जिम्मेदारी और कार्य बढ़ जाते हैं। परिवार में व्यक्ति को हर कार्य अपना समझकर करना पड़ता है। यानी कि परिवार का प्रत्येक सदस्य होता है, उसकी असीमित जिम्मेदारियां होती हैं, उसको हर प्रकार की जिम्मेदारी खुद की समझ करके कार्य करना होता है। जबकि अन्य संगठन की यदि हम बात करें तो उसके सदस्यों की जिम्मेदारी फिक्स होती है, एक सीमित जिम्मेदारी होती है कि इस आदमी का सिर्फ इतना ही काम है। जबकि परिवार के सदस्यों की अगर बात करें तो परिवार के सदस्य, मान लो किसी दूसरे परिवार के सदस्य को कोई काम था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, तो उस दूसरे सदस्य की जिम्मेदारी है कि वो उस कार्य को पूरा करेगा, भले ही वो उसका काम हो या नहीं हो। तो इसका मतलब है कि परिवार के सदस्य जो हैं उनकी जिम्मेदारी असीमित होती है, और अन्य अगर किसी संगठन की बात करें तो उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी सीमित होती है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। तो परिवार एक सामाजिक इकाई है, समाज का ही एक रूप है, इसलिए परिवार पर सामाजिक नियंत्रण होना भी जरूरी है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा परिवार को अच्छे से रख पा सकते हैं, कर सकते हैं। तो परिवार सामाजिक नियंत्रण की एक उचित विधि है। परिवार प्राथमिक समूह है, इस कारण परिवार व्यक्ति के व्यवहारों पर प्रत्यक्ष नियंत्रित रखता है। परिवार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति वास्तविक रूप से नियंत्रित रहते हैं। यानी कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं, और हर परिवार में वो रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं तो वो समाज के रूल के अनुसार बन जाते हैं, और पूरे समाज ये इस तरीके से वो रूल बन जाते हैं, इस तरीके से उस एक साधन बन जाता है कि उस कार्य को या उस नियम का पालन हर किसी को करने की आवश्यकता होती है, और इस वजह से पूरा समाज नियंत्रित रहता है। अब यहाँ तक हमने बात करी परिवार की विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं परिवार का प्रकार, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे परिवार के प्रकार की। तो मानव समाज में वैसे विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, लेकिन स्वाध्याय की दृष्टि से परिवार को 6 आधारों में बांटा गया है, और वो 6 आधार कौन कौन से हैं? सत्ता के आधार पर, वंश के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, विवाह के आधार पर,
सदस्यों की संख्या के आधार पर या फिर यूँ कहें कि आकार के आधार पर परिवार को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। जो कि इन सभी को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को एक बार बता देती हूँ कि इन 6 के 6 परिवार के आधार जो है वो किस प्रकार से वर्गीकृत हैं। तो क्योंकि सिलेबस के अंदर सिर्फ परिवार, एकल और संयुक्त परिवार की बात की गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो आराम से आप हैंडल कर पाओ, इसके लिए मैं एक बार उनको मोटा मोटे तौर पे बता देती हूँ यहाँ पे। तो परिवारों की संख्या, परिवार को जो आधार है, मतलब बांटने का जो आधार है वो सत्ता, वंश, उत्तराधिकार, निवास स्थान, विवाह, सदस्य संख्या या फिर उसके आकार के आधार पर परिवार को बांटा जाता है। तो अब सबसे पहले सदस्यों की संख्या के आधार पर यदि हम बात करें तो परिवार जो है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राथमिक परिवार और एक विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवार। यानी कि जिस परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित होती है, जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं, तो वो परिवार प्राथमिक परिवार या एकल परिवार कहलाता है, या उसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, यानी कि उसको नाभिकीय परिवार भी कहते हैं। इसके अलावा यदि किसी परिवार में घर का मुखिया, उसके बच्चे, शादीशुदा बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे, समस्त पूरे वंश यानी कि पूरा जो उनका परिवार है, वो पूरा जो उनका मतलब एक बुजुर्ग, उसके बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे, यानी कि सब एक साथ रहते हों, तो उसको विस्तृत परिवार या संयुक्त परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है वो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। दूसरा बात करें विवाह के आधार पर परिवार की बात करें हम, सदस्यों की संख्या के बाद विवाह के आधार पर, तो विवाह के आधार पर भी परिवार को दो भागों में बांटा गया है, एकल विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। मोस्टली तो आजकल के समाज में एकल विवाही परिवार ही देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले के टाइम में बहुविवाही परिवार भी मिलते थे। यानी कि एक समय में एक पुरुष के साथ केवल एक ही स्त्री का वैवाहिक संबंध या वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है, तो उसको एकल विवाही परिवार कहते हैं। और यदि एक पुरुष या एक स्त्री के साथ एक से अधिक पुरुष या स्त्रियों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करे तो उसे बहुविवाही परिवार कहते हैं। अब बहुविवाही परिवार में भी बहुपति और बहुपत्नी दो तरीके के होते हैं। यानी कि बहुपति का मतलब जिस स्त्री के एक से अधिक पति हो, और बहुपत्नी का मतलब ऐसा पुरुष जिसके एक से अधिक महिलाओं से शादी की हो, तो उसको बहुविवाही बहुपति और बहुपत्नी परिवार भी कहते हैं। उसके बाद है संबंध के आधार पर, तो एक तो रक्त संबंध के आधार पर और एक वैवाहिक संबंध के आधार पर। मतलब दो तरीके के होते हैं, एक तो रक्त संबंधी परिवार और एक वैवाहिक संबंधी परिवार। रक्त संबंधी का मतलब होता है कि ऐसे सदस्य परिवार के मतलब यहाँ पे सदस्यों की बात होती है, तो ऐसे सदस्य जो जन्म से एक दूसरे से संबंधित होते हैं उसको तो रक्त संबंधी कहते हैं। और एक होता है वैवाहिक, तो वैवाहिक में बात करें तो जिनके बीच वैवाहिक संबंध होता है वो परिवार के सदस्य वैवाहिक संबंधी परिवार कहलाते हैं, यानी कि जैसे कि पति पत्नी। रक्त संबंध की बात करें तो माँ बाप और बच्चे, माँ बाप और बच्चों के बीच में रक्त का संबंध होता है, जबकि पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंध होता है। चार्ल्स विनिक ने कहा है कि रक्त संबंध परिवार रक्त संबंधियों जो रक्त संबंधी एक परिवार एक केंद्र है जो कि पति पत्नी के जाल से घिरा हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम सत्ता के आधार पर, तो जिसके पास सत्ता हो वही सत्ता के आधार पर परिवार, यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार। यानी जिसमें परिवार की सत्ता पिता के हाथ में हो, या यूँ कहें कि जिस परिवार में पिता प्रधान हो तो वो पितृसत्तात्मक परिवार, और जहाँ पर माता के हाथ में सत्ता रहती है, सत्ता का मतलब हो गया परिवार का संपूर्ण प्रबंधन, या यूँ कहें कि जिस परिवार में माता प्रधान होती है वो मातृ सत्तात्मक परिवार कहलाता है। उसके बाद वंश के आधार पर अगर बात करें तो भी दो तरीके के हो गए, पितृवंशीय और मातृवंशीय। तो पितृवंशीय यानी कि जो वंश है वो पिता के नाम से चलती है तो पितृवंशीय, और माता के नाम से चलती है तो मातृवंशीय। तो यहाँ पर भी दो प्रकार के हो गए, एक होता है वंश के आधार पर हो गया। उसके बाद एक होता है निवास के आधार पर, तो पितृस्थानीय और मातृस्थानीय। पितृस्थानीय का मतलब विवाह के बाद जब स्त्री पुरुष के साथ रहने के लिए उसके घर पे आ जाती है तो पितृस्थानीय। और कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि विवाह के बाद पुरुष जो है वो स्त्री के घर रहने के लिए जाता है
उसको मातृस्थानी कहते हैं। और एक शामिल किया गया, अगर कहीं पूछ लिया जाए तो नाम के आधार पर, तो पितृनामी और मातृनामी। पितृनामी का मतलब परिवार का नाम पिता के नाम से संबंधित हो, पिता के नाम पर ही चलता हो तो पितृनामी, और माता के नाम पर चले तो वो मातृनामी। तो इस तरीके से परिवार का विभाजन होता है। हम केवल एकल और संयुक्त परिवार की बात करेंगे, जो कि आगे करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ उन परिवारों के वर्गीकरण के बारे में बता दिया है, क्योंकि किस किस आधार पर परिवारों को बांटा गया है, चूँकि ये सिलेबस में इतना है नहीं, परंतु कभी पूछ लिया जाए किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमा फिरा के, तो उसका जवाब आप आराम से दे सके, इसलिए। नेक्स्ट बात करेंगे परिवार के कार्य या महत्व। परिवार के क्या कार्य हैं और क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले ऑगबर्न ने परिवार के निम्न कार्य बताए हैं। किसके द्वारा बताए गए कार्य हैं? ऑगबर्न के अनुसार सबसे पहला, स्नेह तथा प्रेम संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य, मनोरंजन संबंधी कार्य, पालन पोषण तथा रक्षा संबंधी कार्य, धार्मिक कार्य और शिक्षा संबंधी कार्य। परिवार जो है उसमें सभी प्रकार के कार्य अनिवार्य होते हैं। स्नेह और प्रेम संबंधी कार्य, यानी कि वात्सल्य अभी बताया था कि परिवार के अंदर इन भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो प्रेम और स्नेह से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो परिवार के द्वारा किए जाएंगे। आर्थिक कार्य का मतलब जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके भरण पोषण के लिए, उनकी हर एक जरूरत को पूरी करने के लिए जो आर्थिक आवश्यकता होगी उनकी पूर्ति भी परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा की जाएगी, जो करने में सक्षम हो, यानी कि आर्थिक रूप शारीरिक रूप से आर्थिक मदद करने में सक्षम हो। उसके बाद मनोरंजन संबंधी कार्य, यानी कि परिवार के सदस्यों के मनोरंजन से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो भी परिवार के जो उत्तरदायी सदस्य हैं उनके द्वारा पूरी की जाएंगी। परिवार का लालन पालन और रक्षा से संबंधित कार्य भी परिवार का उत्तरदायित्व है, ये सब करने का भी। धार्मिक कार्य आयोजन करने का भी उत्तरदायित्व परिवार का है। शिक्षा से संबंधित कार्य, यानी कि बच्चों को शिक्षा देना आदि कार्य करना है, वो भी परिवार के सदस्यों का ही उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है मैकाइवर व पेज के अनुसार परिवार के कार्य इस प्रकार से हैं। कुछ अनिवार्य कार्य बताए हैं और कुछ वैकल्पिक कार्य, यानी कि अनिवार्य कार्य बताए हैं। जिसमें अनिवार्य कार्य में क्या है? यौन आवश्यकता की स्थायी संतुष्टि। परिवार के अंदर यौन जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का जो है एक वो मिला हुआ है कि परिवार के अंदर ही ये सब चीज़ें सही रहती है। परिवार के बाहर अगर ऐसा होता है तो उसको अवैध माना जाता है। तो परिवार का अनिवार्य कार्य है कि यौन आवश्यकताओं की स्थायी संतुष्टि की जाए। उसके बाद जो कि किसके द्वारा संभावित है, किसके द्वारा संभव है? वो विवाह के द्वारा संभव है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य का विवाह करके इस कार्य की पूर्ति की जाती है। संतानोत्पत्ति एवं उसका भरण पोषण। आप सब जानते हैं कि परिवार के अंदर जब शादी हो जाती है उसके बाद साल 2 साल के बाद फिर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि बच्चा चाहिए। तो यानी कि ये भी एक मुख्य कार्य है, एक अनिवार्य कार्य है परिवार का, कि परिवार जो है उसके नवविवाहित जोड़ा है संतानोत्पत्ति करेगा और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाएगा। उसके बाद स्नेहात्मक कार्य। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ स्नेह से रहने, यानी कि उसके प्रत्येक व्यक्ति के साथ स्नेह से रहना या उनसे प्यार से रहने का उत्तरदायित्व भी परिवार का अनिवार्य कार्य है। दूसरा है अनिवार्य कार्य, जो प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य नहीं है लेकिन कार्य जरूरी है। आर्थिक कार्य, परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक जिम्मेदारी उठाना, धार्मिक कार्यों का संयोजन करना, उनके शैक्षणिक कार्यों की, यानी कि शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके मनोरंजन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो भी सरकारी कार्य हैं, स्थिति आदि प्रदान करने के कार्य। उसके बाद लुंडबर्ग के ने परिवार के इस प्रकार के कार्य बताए हैं। पहला, यौन व्यवहार और संतानोत्पत्ति का नियमन। वही चीज़ है, दोबारा सभी ने बताया लेकिन अलग अलग ने उसको किस प्रकार से बताया वो सब लिखा हुआ है। शिशु पालन एवं प्रशिक्षण, श्रम विभाजन से उत्पन्न कार्य प्रारूप, प्राथमिक समूह संबंधों की तुष्टि। परिवार के कार्यों का वर्गीकरण हम 2 भागों में कर सकते हैं। एक तो परिवार के मौलिक कार्य, जिसके अंदर पहला है यौन इच्छाओं की पूर्ति। परिवार यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है।
परिवार व्यवस्थित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को विवाह के द्वारा यौन संबंधों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। इसके उल्लंघन करने पर दंड भी देता है। इस कार्य के नहीं होने पर समाज में अनैतिकता फैल सकती है। ये एक परिवार का सबसे मौलिक कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की यौन इच्छाओं की पूर्ति करने से संबंधित जो दायित्व है वो परिवार को ही सौंपा गया है। यानी कि परिवार में रह करके ही इन सब चीज़ों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि अभी बताया मैंने विवाह के द्वारा संभव हो सकती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करके उसको यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट, संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति परिवार का दूसरा प्रमुख प्राणी शास्त्र कार्य है। यद्यपि यह कार्य परिवार के बाहर भी संभव है, लेकिन वे संतानें क्या कहलाती हैं? अवैध कहलाती हैं। ऐसी संतान का समाज तिरस्कार करता है। परिवार द्वारा किए जाने वाले संतानोत्पत्ति के कार्य से ही समाज का अस्तित्व और निरंतरता बनी रहती है। परिवार संतानों की वैधता प्रदान करती है। यानी कि परिवार के अंदर चाहे भले ही एक आदमी के 10 बच्चे हों, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परिवार के बाहर, यानी कि परिवार के बाहर यदि किसी व्यक्ति के एक भी बच्चा है तो उसको भी समाज जो स्वीकार नहीं करता। इसलिए संतानोत्पत्ति का जो मुख्य कार्य है वो भी परिवार में रहते हुए ही होना चाहिए। ऐसी वैधता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है सदस्यों की शारीरिक रक्षा। परिवार अपने सदस्यों की शारीरिक रक्षा का कार्य भी संपन्न करता है। पालन पोषण से लेकर के बच्चों को सामाजिक प्राणी बनाने तक का संपूर्ण दायित्व परिवार का है। शारीरिक चोट हो, बीमारी हो या उसकी किसी भी प्रकार से सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था हो, कोई भी परिवार का बच्चा हो, असहाय हो, कमजोर हो, वृद्ध हो, अपाहिज हो, इन सब की देखभाल का कार्य भी परिवार को ही करना पड़ता है। सदस्यों की आवश्यकता अनुसार सुरक्षा और सुविधा देना, मानसिक सुरक्षा प्रदान करना परिवार का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि परिवार में यदि कोई बच्चा है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, और यदि कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, यदि कोई बीमार है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, यदि कोई असहाय या फिर अपाहिज है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो परिवार की ही है। और वो उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जिम्मेदारी, उनको हर सुविधा उपलब्ध करवाने की और सुरक्षा देने की, मानसिक रूप से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो है वो परिवार की है। यानी कि परिवार का ये महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कार्य। व्यक्ति को शारीरिक सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि मानसिक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। तभी व्यक्ति समाज में अच्छी तरह से रह सकता है। परिवार अपने सदस्यों को मानसिक संतुष्टि, शांति व सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक कार्य की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे बात आती है मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक सुरक्षा। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की मानसिक सुरक्षा का होना बिल्कुल जरूरी है, तभी समाज जो है अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएगा। यानी कि सभी व्यक्ति, जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो मानसिक रूप से संतुष्ट हो, यानी कि मानसिक रूप से सुरक्षित हो, शांत हो। तो ये मानसिक जो मनोवैज्ञानिक कार्य है, ये इसकी जिम्मेदारी भी परिवार की होती है। ये भी परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट बी पार्ट आता है परिवार के परंपरागत कार्य। पहला था परिवार के मौलिक कार्य, अब आता है परिवार के परंपरागत कार्य। जो मौलिक कार्य थे उसके बाद है परंपरागत कार्य, जो कि परंपरागत चले आ रहे हैं। तो परिवार जो है व्यक्ति का समाजीकरण करता है, समाज का एक हिस्सा होता है, एक धुरी होती है समाज का परिवार। तो उसके व्यवहारों पर नियंत्रण रखना, उसके व्यवहारों को सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों के अनुसार ढालना, ये परिवार के परंपरागत कार्य है, सामाजिक कार्य है। उसके बाद दूसरी बात आती है सांस्कृतिक कार्य की। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल ढालना पड़ता है। परिवार इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक सदस्य की सांस्कृतिक पर्यावरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है धार्मिक कार्य। तो बालक अपने माता पिता के द्वारा नाना प्रकार के धार्मिक बातें सुनकर धर्म के प्रति प्रेम करना सीख जाता है। जिस तरह धार्मिक उत्सव मनाना चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, किस तरह से साधु सन्यासी की सेवा करनी चाहिए आदि धार्मिक कार्य बालक परिवार से ही सीखता है। ये परिवार का एक हिस्सा हो गया, एक सार्वजनिक मतलब एक सामाजिक कार्य हो गया। बच्चे को धार्मिक रूप से जोड़ के रखना, विभिन्न
त्योहारों को, उत्सवों को उसके सामने मनाना, किस तरीके से मनाना चाहिए, ईश्वर की पूजा कब कब करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए, आए हुए घर मेहमान की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, ये सब कार्य जो है वो बालक कहाँ से सीखता है, परिवार से ही सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शिक्षणात्मक कार्य। तो परिवार का बच्चे के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चा अपने जन्म से ही माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से अनेक बातें सीखता है। इस प्रारंभिक शिक्षा का बच्चे के चरित्र व व्यक्तित्व के निर्माण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्लेटो और अरस्तु ने परिवार को जीवन की पहली पाठशाला कहा है। तो जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसने कहा, तो प्लेटो एवं अरस्तु ने कहा। सामाजिक नियंत्रण का कार्य। सामाजिक नियंत्रण समाज की सर्वोन्मुख साधन है, क्योंकि इससे सबसे पहले परिवार में ही व्यक्ति सामाजिक जीवन के अनुकूल चलना सीखता है। दूसरी बात आती है राजनीतिक कार्य की। तो राजनीतिक कार्य भी परिवार के द्वारा ही किए जाते हैं। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में परिवार का महत्व सर्वव्यापी है। परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार का एक शासक होता है, यानी एक तरीके से शासक की तरह कार्य करता है। मुखिया द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करना, दंडित करना, अनुशासन, समानता, स्वतंत्रता, मातृत्व की भावना का विकास कर देश को सफल नागरिक बनाना परिवार का वास्तविक शासक है। पारिवारिक झगड़ों का निपटाना उसी का कार्य है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से जिस प्रकार से देश में राजनीतिक कार्य किए जाते हैं उसी प्रकार से परिवार के द्वारा भी राजनीतिक कार्य किए जाते हैं, क्योंकि परिवार भी एक प्रकार से प्रशासनिक इकाई है जिसमें जो परिवार का महत्व जो है प्रशासनिक इकाई के रूप में सर्वव्यापी है। यानी कि परिवार का जो मुखिया होता है उसी के वो एक शासक की तरह कार्य करता है और प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रित रखने का कार्य उसका होता है। अनुशासन में रखना, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, सबको स्वतंत्रता देना, मातृत्व की भावना का विकास करना, यदि कोई गलती हो जाती है तो सभी को समान रूप से दंड देना, ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, परिवार के मुखिया के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए परिवार का मुखिया जो है वो एक तरीके से परिवार का क्या होगा, शासक होगा, और पारिवारिक जो भी झगड़े होते हैं उन सबका निपटान वही करता है। अब जो हमारे मेन जो परिवार के प्रकार है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, इन दो परिवारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार वो परिवार होता है जहाँ पर पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़िएगा, क्योंकि कुछ पॉइंटों को दे करके वो पूछ सकता है कि ये एकल परिवार से संबंधित है या संयुक्त परिवार से। तो एक एक पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं कि एकल परिवार वो कहलाता है जिसमें सिर्फ माँ बाप और उनके बच्चे हो, पति पत्नी और उनके बच्चे हो, विवाहित नहीं अविवाहित बच्चे हो। एकल परिवार में सिर्फ दो पीढ़ियां ही निवास करती, एक तो माँ बाप और दूसरा केवल बच्चे। तीसरा, एकल परिवार में महिलाओं की तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति होती है और उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। देखिए एकल परिवार होते हैं उसमें दो ही बड़े व्यक्ति होते हैं, एक पुरुष और एक उसकी मतलब एक पति और एक पत्नी। तो उस कंडीशन में पत्नी को समानता का तुलनात्मक रूप से संयुक्त परिवार की बजाय अच्छी स्थिति उस स्त्री की मानी जाती है। उसको थोड़ी स्वतंत्रता अधिक होती है, रोक टोक करने वाला ज़्यादा कोई होता नहीं है। इसलिए एकल परिवार में महिलाओं की स्थिति जो है तुलनात्मक रूप से अच्छी होती है, संयुक्त परिवार की तुलना में अच्छी होती है। स्वतंत्र रहने की इच्छा, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और सामाजिकरण, सामाजिक आर्थिक बदलाव एकल परिवार बनाने के प्रमुख कारण है। एकल परिवार गतिशील होता है। एकल परिवार में डिसीजन लेना आसान होता है, क्योंकि डिसीजन केवल कुछ ही व्यक्तियों के आधार पर लिया जाता है। तो इसलिए एकल परिवार में जो है कोई भी डिसीजन लेना जो है वो आसान होता है। अब बात करें जॉइंट फैमिली की, यानी कि संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जहाँ पर माँ बाप और उनके विवाहित बच्चे अपने बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रहते हो। यानी कि जिस परिवार में माँ बाप और बच्चों के अलावा दादा दादी, बच्चों के दादा दादी भी रहते हों तो वो परिवार संयुक्त परिवार कहलाते हैं। और इसमें 3 पीढ़ियाँ या 3 से अधिक पीढ़ियाँ भी एक साथ जो है सर्वाइव कर सकती है। यानी कि 3 से अधिक पीढ़ियाँ कैसे कि सबसे पहले परिवार का मुखिया, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे और उसके बेटे भी, तो 4 पीढ़ियाँ भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं एक साथ। ज्वाइंट फैमिली में डिसीजन लेना आसान नहीं होता है।
क्योंकि परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी अलग अलग राय होती है, तो जो डिसीजन लेना होता है उसमें थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए संयुक्त परिवार को बेहतर माना जाता है। बच्चा जो है वो काफ़ी सारे लोगों के बीच में रहता है, अलग अलग स्वभाव के लोग जो है उनके बीच में रहता है, तो अलग अलग उनकी संगत हो जाती है, उनके स्वभाव के अनुसार उनको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसलिए परिवार के जो बच्चे हैं, संयुक्त परिवार के जो बच्चे हैं, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होते हैं, और यानी कि बेहतर होते हैं। नेक्स्ट बात करें के एम कपाड़े के अनुसार भारत में परिवार का मतलब संयुक्त परिवार से ही है। यानी कि केवल अगर भारत में हम परिवार की बात करें तो इसका मतलब है कि संयुक्त परिवार। ऐसा किसने कहा है? के.एम. कपाड़िया ने। संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है। जब सदस्य मिलजुल कर रहते हैं तो मिलजुल कर कमाते हैं और परिवार की संपत्ति में वृद्धि करते हैं। यानी कि संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति कमाते हैं और एक जगह इकट्ठा कर करके उनकी जो भी संपत्ति जो होती है उसका निर्माण करते हैं। इसलिए वो जो भी संयुक्त रूप से संपत्ति होती है वो संपूर्ण परिवार की संयुक्त होती है, मिलजुल कर कमाए हुए पैसों की होती है। तो वहाँ पर कमाई भी संयुक्त होती है, संयुक्त मतलब सभी की एक साथ, और संपत्ति में जो वृद्धि होती है तो वो भी एक साथ ही होती है। अब हम बात करेंगे एकल परिवार वर्सेस संयुक्त परिवार, यानी कि एकल और संयुक्त परिवार के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, एकल परिवार परिवर्तन के लिए उदार होता है, यानी कि उस एकल परिवार में कोई भी परिवर्तन जल्दी से और आसानी से किया जा सकता है, जबकि संयुक्त परिवार में परिवर्तन के प्रति रूढ़िवादिता होती है। यानी कि जो चीज़, जो लकीर चलती आ रही है उसी को ही चलाए रखना ज़्यादा सही माना जाता है संयुक्त परिवार में, जबकि एकल परिवार में परिवर्तन तुरंत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एकल परिवार में ज़्यादा आयु में विवाह होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में कम आयु में विवाह कर दिए जाते हैं। संयुक्त परिवारों की बात करें तो जैसे छोटा बच्चा होता है, 18 साल 19 साल का हुआ नहीं, और उसके दादा परदादा जो भी सबसे बड़े होते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि भाई बच्चे की शादी कर लो, ताकि हम बच्चे की शादी देख जाए, पता नहीं हम कब लुढ़क जाएं, कब मर जाएं। तो उस स्थिति में फिर माँ बाप को दबाव में आकर के बच्चों की शादी करनी पड़ती है, और संयुक्त परिवार में कम आयु में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है। जबकि एकल परिवार होते हैं तो उसमें शादी करने का डिसीजन खुद बच्चा लेता है, इसलिए उस कंडीशन में ज़्यादा आयु में बच्चों की शादी होती है। एकल परिवार में बच्चे का सर्वांगीण विकास कम होता है, क्योंकि बच्चे के पास बहुत सारे व्यक्ति नहीं होते, माँ बाप होते हैं केवल, और उसमें से भी यदि माँ और बाप दोनों कमाने वाले हों तो उनका विकास होना और भी मुश्किल हो जाता है। जबकि संयुक्त परिवार में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि उस संयुक्त परिवार में उसको माँ बाप के साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, इन सब का भी प्यार मिलता है, इन सब से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। एकल परिवार तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है, जिसमें तलाक की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि संयुक्त परिवार में अधिक स्थायित्व होता है और तलाक की संभावना कम होती है। जब परिवार एकल होता है तो उसमें मियाँ बीवी दो ही व्यक्ति होते हैं बड़े, अगर देखा जाए तो उनके बीच यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, तू मैमो हो जाती है, तो बात बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है, और उस स्थिति में उनको समझाने वाला, उनके बीच लड़ाई को ख़त्म करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो जो बात बढ़ती हुई तलाक तक पहुंच जाती है। तो इसलिए एकल परिवार में तलाक की संभावना अधिक होती है। जबकि संयुक्त परिवार में जब किसी मियाँ बीवी के बीच में यदि कुछ हो जाता है तो उसको समझाने वाले भी बहुत होते हैं और संभालने वाले भी बहुत होते हैं, इसलिए और परिवार का काफ़ी दबाव होता है, इस वजह से वहाँ पे अधिक स्थायित्व होता है और तलाक की संभावना जो है वो कम हो जाती है। अब परिवार में बात, हमारे जो टॉपिक है उसमें आपसी संबंध की बात भी हुई है, तो आपसी संबंध की यदि हम बात करें तो संबंध हमने अभी पढ़ा था, संबंध के आधार पर परिवारों का विभाजन हमने देखा था। वैवाहिक संबंध और रक्त संबंध, दो तरीके के संबंध पाए जाते हैं परिवार में। वैवाहिक संबंध तो वो होते हैं जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच विवाह होने के बाद उनके बीच में जो संबंध बनता है वो वैवाहिक संबंध होते हैं। और रक्त संबंध जो होता है उसके अंदर बच्चा अपने माता पिता और संतान के साथ रक्त से संबंधित होता है, यानी कि वो जन्म से ही जन्म जिस परिवेश में लेता है तो उस परिवार में जन्म से ही जिन व्यक्तियों के साथ जुड़ता है वो उसके क्या कहलाते हैं, रक्त संबंधी कहलाते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें वैवाहिक संबंध में, तो वैवाहिक संबंध पति पत्नी के बीच होता है,
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे, लेकिन विवाह विवाह होने के बाद ही उनके बीच में संबंध हुआ है, इसलिए वैवाहिक संबंध होता है। जीजा साला का जो संबंध होता है वैवाहिक संबंध होता है। सास ससुर के साथ जो संबंध होता है वो वैवाहिक संबंध होता है, क्योंकि वो जन्म से जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन विवाह होने के बाद जो संबंध बने हैं वो वैवाहिक संबंध की श्रेणी में आएंगे। और जन्म के साथ जो जुड़ते हैं संबंध, जन्म लेते ही जो संबंध हमको प्राप्त होते हैं वो वैवाहिक रक्त संबंध कहलाते हैं। जैसे भाई बहन का जो संबंध है वो रक्त संबंध है। पिता पुत्र का या पिता पुत्री का या माता पुत्री का जो संबंध है वो वैवाहिक संबंध है। चाचा चाची चाची नहीं, चाचा ताऊ बुआ, ये सब संबंध जो है ये रक्त संबंध की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे चिन्हों की यदि बात करें तो परिवार के कुछ चिन्ह होते हैं, जिसमें त्रिभुज के द्वारा परिवार के पुरुष को व्यक्त करते हैं, त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा, और व्रत के चिन्ह के द्वारा महिला को व्यक्त किया जाता है, और बराबर के द्वारा जो है विवाह को व्यक्त किया जाता है। यानी कि वैवाहिक संबंध यदि दर्शाना हो तो इस तरीके से दर्शाते हैं। तो देखिए, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में वैवाहिक संबंध होता है, और वैवाहिक संबंध होने से उसके संतान जो उत्पन्न होती है वो लड़का या लड़की हो सकता है। तो इस तरीके से जो परिवार के बीच में जो संबंध होते हैं, संबंधित संबंध और चिन्ह जो होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो परिवार से संबंधित ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर आपको मिलेगा सामाजिक बुराइयाँ। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।